सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा छठी के तीसरी कविता पहली बूंद के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले करेंगे पाठ से मेरी समझ से प्रश्न क। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। पहला प्रश्न, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रस्तुत किया गया है, बताइए। कौन नवजीवन की अंगड़ाई ले रहा है? बादल, बादल, अंकुर, बूंद, पावस। इसका उत्तर है अंकुर। अंकुर ही ले रहे हैं ना अंगड़ाई, तभी उसमें से नवजीवन बाहर आ रहा है। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली सी यह जलधर। में काली पुतली क्या है? बारिश की बूंदें हैं, नगाड़ा है, वृद्ध धरती है, बादल है। तो इसका उत्तर है बादल। ठीक है, काली पुतली के समान बादल है। मिलकर करे मिलान। यहाँ कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं और उन्हीं शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। आपको उन्हें मैच करना है। क्या कविता की पंक्तियां किस चीज के बारे में बता रही हैं? सबसे पहली पंक्ति है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में उड़ता सागर, यहाँ आसमान की बात की गई है कि सागर उड़ रहा है और बिजलियों के स्वर्णिम सोने के समान पर लगाए हुए हैं। ठीक है, किसके बारे में बात की गई? आकाश के बारे में यहाँ बात की गई है, तो आकाश से आप मैच करेंगे। नंबर 2, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। जो बादल हैं वो नगाड़े बजाते हुए धरती की नवीनता को जगा रहे हैं। तो यहाँ कौन आवाज कर रहा है? मेघ। मेघ गर्जना हो रही है, बादलों की आवाज हो रही है। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर। तो आकाश जो है वो नीले नयनों के समान है और काली पुतली बादलों के समान है। तो जलधर क्या है? यहाँ पर बादल की बात की गई है। नंबर 4, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई। और जो वसुंधरा है, धरती की जो रोम रोम है, वो किसे कहा गया है? यहाँ हरी धूप को। हरी जो घास होती है उसे यहाँ पर वसुंधरा की रोमावली सी कहा गया है। तो इस तरह आप मैच कर देंगे। अगला प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको क्या करना है? इन पंक्तियों को पढ़ना है, इसके अर्थ बताने हैं और अपनी लेखन पुस्तिका में, इट मीन्स अपनी नोटबुक में आपको लिखने हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। इन पंक्तियों में कवि ने मानसून के आगमन का, वर्षा ऋतु के आगमन का सुंदर चित्रण किया है। आसमान में उड़ता सागर, यहाँ बादलों की तुलना समुद्र से की गई है जो आसमान में फैलकर उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। यह एक प्रभावशाली दृश्य का संकेत देता है, जहाँ आकाश में बादल समुद्र की तरह विशाल और विस्तृत दिखाई देते हैं। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बिजलियों के स्वर्णिम पर उसने अपने ऊपर लगाए हुए हैं। यहाँ कवि ने बिजली की चमक को स्वर्णिम पंखों से जोड़ा है, जिससे यह दर्शाया गया है कि बिजली की चमक आकाश में स्वर्णिम पंखों के समान दिखाई दे रही है। अर्थात जैसे बिजली चमकती है ऐसे ही उसके पर चमक रहे हैं स्वर्ण के समान। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, इन पंक्तियों में नगाड़ों का उल्लेख है। नगाड़े क्या होते हैं? एक तरीके का बाजा होता है जिससे आवाज की जाती है, जो मानसून के दौरान गरजने वाली बिजली और बादलों की आवाज को दर्शाता है। यह एक प्रकार का आह्वान है जो धरती को जागृत करता है, जो धरती को बताता है कि मानसून आ गया है, तब नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह अर्थ प्रस्तुत हो रहा है। बादल धरती की तरुणाई, इस अंतिम पंक्ति में बादलों को धरती की युवा अवस्था या उर्वरता को जगाने वाला कहा गया है कि बारिश के आने से धरती फिर से हरी भरी हो गई है और युवा अवस्था की तरफ बढ़ गई है। अर्थात धरती अब बहुत ही खूबसूरत हो गई है और बहुत ही खुश है। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई।
यहाँ पे नीले नयनों सा अंबर, आकाश को नीले आंखों के समान बताया गया है कि आकाश का रंग भी नीला होता है, इसी तरह नीली आंखें हैं। आकाश के सौंदर्य को दिखाया गया है। काली पुतली से यह जलधर, अर्थात यहाँ बादलों को, काले बादलों को काली पुतलियों के समान कहा गया है। जो आंखों के अंदर जैसे काली पुतली होती है, उसी प्रकार ये काले बादल हैं जो आकाश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, और इसी से बारिश होती है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, इन्होंने कहा कि वर्षा को करुणा से भरे आंसुओं के रूप में दिखाया गया है कि जो आकाश रूपी आंखें हैं उनसे करुणा रूपी आंसू बह रहे हैं, जिसमें धरती के प्रति सहानुभूति है, धरती के प्रति दया है, क्योंकि धरती सूख गई है, बंजर हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो उसके प्रति दया है, और उस दया भाव को रखते हुए वो करुणा विगलित अश्रु बह रहे हैं। इसका अर्थ है बारिश धरती के दुखों को कम करने और उसे राहत देने के लिए आती है। धरती की चिर प्यास बुझाई, अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि इन करुणा से भरे अश्रुओं ने धरती की पुरानी और स्थायी प्यास को बुझा दिया है, अर्थात जो बहुत समय से धरती प्यासी थी उसकी प्यास बुझ गई है। इसका मतलब है कि बारिश धरती को उसकी प्यास से राहत देती है और वह फिर से जीवन में उल्लास उमंग भर देती है। अगले प्रश्न है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखिए बेटा, जब कविता हम पढ़ते हैं तो कविता के जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं कहीं ना कहीं उसकी व्याख्या से संबंधित है। तो अगर आपने प्रश्न को अच्छे से समझ लिया है, कविता को अच्छे से समझ लिया है, तो आप स्वयं ही इसके आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न देखिए, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? गर्मी की वजह से धरती सूख गई है। जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरी तो धरती को सुकून महसूस हुआ, तसल्ली हुई। इसी बूंद के कारण धरती में से नया अंकुर बाहर निकल गया। अंकुर मतलब नया पौधा बाहर निकल आया। सारा जगह हरियाली छा गई। इस तरह से बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है कि जब पहली बूंद गिरी तो धरती बहुत ही खुश हो गई। कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है? कविता में आकाश को नीली आंखों के समान और बादलों को आंखों की काली पुतलियों के समान बताया गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और धरा। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसीलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ का प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। आपको धर से जुड़े हुए कुछ शब्द ढूंढकर लिखने हैं, जैसे गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला। जटाधर, जिसके सर पर जटाएं हो। मुरलीधर, जो बांसुरी मतलब मुरली बजाता हो। गदाधर, जिसके पास गदा हो। चक्रधर, जो चक्र को धारण करता हो। उसके बाद करेंगे शब्द पहेली। शब्द पहेली में आपको एक वाक्य दिए गए हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं कविता के अंदर से ही। एक प्रकार का वाद्य यंत्र नगाड़ा। आंख के लिए अन्य शब्द नयन। जल को धारण करने वाला जलधर। एक प्रकार की घास दूब। आंसू का समानार्थी अश्रु। आसमान का समानार्थी अंबर। इस प्रकार इस कविता के हमने प्रश्न उत्तर किए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।